आइए स्टार्ट करते हैं पॉलिटी की एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज़ को। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में रिट अधिकार क्षेत्र के बीच अंतर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है ये पूछ रहा है। तो पहला है, उच्चतम न्यायालय रिट के जारी कर सकता है न केवल मौलिक अधिकारों लागू करने के लिए बल्कि किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए, जबकि उच्च न्यायालय रिट केवल मौलिक अधिकारों के लिए ही लागू कर सकते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि हाई कोर्ट के पास में भी कुछ ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन होते हैं, जिसके लिए कुछ ऐसे ज्यूरिडिक्शन होते हैं जहाँ पे रिट जारी की जा सकती है, और हाई कोर्ट का जो रिट का दायरा होता है वो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा होता है। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अगला है, उच्च न्यायालय निषेधाज्ञा रिट जारी कर सकते हैं, जबकि उच्चतम न्यायालय निषेधाज्ञा जारी नहीं कर सकता। दूसरा स्टेटमेंट है, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट कैन इशू रिट ऑफ इंजंक्शन वेयर सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट इशू रिट ऑफ इंजंक्शन। निषेधाज्ञा रिट के बारे में यहाँ बात करें तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। अगला है, उच्चतम न्यायालय केवल अपील के मामले में रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय केवल तब कर सकता है जब संबद्ध पक्ष इसके पास जाता है। तो ऐसा नहीं है, हाई कोर्ट भी डायरेक्टली रिट जारी कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट तो बिल्कुल ही रिट जारी कर सकता है जब कोई उनके पास जाए चाहे ना जाए। ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। यहाँ पे सिर्फ फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो सही है। हाई कोर्ट कैन इशू रिट नॉट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट बट ऑल्सो फॉर एनी अदर पर्पस, वेयर सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो ये मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट जब यहाँ पे पढ़ाई थी तो बताया था, इसलिए यहाँ पे 1 से 2 3 सारी स्टेटमेंट गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट जो है, फोर्थ ये वाली स्टेटमेंट सही है। अगला है, भारत जैसे संसदीय देशों में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण प्रभावशीलता की में निम्नलिखित में से किस कारणों से कम और सीमित है? तो ये सारे ही पॉइंट्स इसके आंसर हो जाते हैं, ये सारे ही रीजंस हैं। ठीक है, अगला है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है? तो वो 50 मेंबर का सपोर्ट चाहिए होता है। अगला है, अनस्टार्ट क्वेश्चंस को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट गलत है? अगला क्वेश्चन अनस्टार्ट क्वेश्चंस के बारे में है, जो कि पार्लियामेंट में पूछे जाते हैं। तो अनस्टार्ट क्वेश्चन के बारे में सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इसमें कोई भी स्टार का साइन नहीं बनाया जाता है, और इसका आंसर रिटन फॉर्म में दिया जाता है। रिटन फॉर्म में आंसर इसके दिए जाते हैं। तो पहला है कि स्टार का साइन होता है, तो नहीं होता है, इसलिए गलत हो जाएगा। और इसमें कह रहा है उत्तर मौखिक में नहीं दिए जाते हैं, तो रिटन में दिए जाते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है, तो सही के स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। इस तरह के प्रश्न के बाद पूरक प्रश्न नहीं होते, हाँ ये सही है। ये इस पे तारीख का निशान नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा। ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि स्टार मार्क नहीं होता है। फिर इसके उत्तर लिखित में दिए जाते, तो ये सही है। लेकिन यहाँ पे गलत पूछ रहे हैं, तो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, इसलिए 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, संसद में लोकपाल विधेयक नियमन में से कौन से वर्ष में प्रस्तुत नहीं हुआ था? लोकपाल बिल वॉज नॉट इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट इन 1978 में नहीं हुआ था। अगला है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट कहता है, भारत में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र एक समान है। तो ये गलत है, जो सुप्रीम कोर्ट का तो पूरे इंडिया में कंट्रोल होता है, और हाई कोर्ट का उसके रिस्पेक्टिव स्टेट में होता है। फिर अगला है, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों ही बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेक्षण लेख और अधिकार प्रत्याख्या की रीतें जारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सही है। फर्स्ट वाला गलत है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। फिर अगला है, कथन
जनतंत्र में प्रशासन का परम उत्तरदायित्व जनता के प्रति है। तो ये तो बात सही है। डेमोक्रेसी में अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन की जो होती है वो लोगों के पास में होती है। दूसरा है कि जनतांत्रिक सरकार लोक प्रभुत्व पर आधारित होती है। तो ये भी सही है, ठीक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी। तो ये बात सही हो जाती है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। अगला है, यहाँ पे दो लिस्ट दी हुई हैं। पहला है शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। ये कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। ये 1953 में इंट्रोड्यूस किया गया था। कॉलिंग अटेंशन नोटिस कब हुआ था? 1954 में। ज़ीरो और शून्यकाल 1962 में। और लोक उपक्रम समिति पब्लिक अंडरटेकिंग कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग कब आई थी? 1964 में। तो ये ईयर्स इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर सकते हैं। अगला है रिट से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैंडेमस के लिए कौन सा शब्द यूज़ होता है? बी कमांड। हर्बियस कॉर्पस मतलब टू हैव बॉडी ऑफ, ये। फिर को वारंटो होता है, को वारंटो होता है बाय व्हाट वारंट और अथॉरिटी। सर्ट्योरी होता है, सर्ट्योरेरी होता है टू बी सर्टिफाइड। अगला है रिट ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? तो 166 में। सूट्स अगेंस्ट गवर्नमेंट आर्टिकल नंबर 32। फिर है रिट ज्यूरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट 202-226 है। और फिर है सोर्स ऑफ पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू कहाँ से आती है? तो वो आर्टिकल नंबर 13 से आती है, ठीक है। अगला है फाइनल वर्क ऑफ यूपीएससी इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। भर्ती प्रक्रिया में लोक संघ आयोग का क्या अंतिम कौन सा कार्य होता है? तो वो प्रमाणीकरण मतलब सर्टिफिकेशन देना होता है। अगला है द कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज आर। निर्धारण कौन करता है? किसकी? अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों की सेवा शर्तों को निर्धारण कौन करता है? तो वो पार्लियामेंट करती है, भारतीय संसद करती है। अगला है कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड टू सिविल सर्वेंट आर इंश्योर्ड बाय। संवैधानिक सुरक्षा की कौन सी धारा लोक सेवकों के सुनिश्चित करती है? तो वो है 311, आर्टिकल 311। फिर है द सिविल सर्वेंट इन इंडिया एंजॉय द राइट टू वोट। इसको लेकर के स्टेटमेंट जो है इसमें फर्स्ट एसेशन दिया हुआ है कि इंडिया हैज़ इम्पोज सेवरल सीवियर रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ऑफ सिविल सर्वेंट। भारत में लोक सेवकों के मतदान पर अधिकार है, ये कारण है, लेकिन कथन दिया हुआ है भारत के लोक सेवकों की राजनीतिक गतिविधियों पर कड़े नियंत्रण लगाए गए हैं। तो दोनों ही सही है और दूसरा भी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, लेकिन इन दोनों में कोई एक्सप्लेनेशन या रीज़न नहीं है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट इंडिपेंडेंट है और दोनों ही सही है। अगला है अ मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विस कैन अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रीज़न दिया हुआ है आर्टिकल नंबर 311 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द सिविल सर्वेंट कैन नॉट बी रिमूव्ड और डिसमिस्ड बाय एनी अथॉरिटी विच इज़ सबऑर्डिनेट टू द अथॉरिटी बाय विच ही वॉज अपॉइंटेड। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अखिल भारतीय सेवा का सदस्य राज्य सरकार के आदेश के विरुद्ध भारत के राष्ट्रपति के अपील कर सकता है। तो ये बात सच है। संविधान के अनुच्छेद 311 में कहा गया है कि लोक सेवक को किसी उस प्राधिकारी द्वारा हटाया या निकाला नहीं जा सकता जो उसके नियुक्त करने वाले प्राधिकारी के अधीनस्थ है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाती हैं। अगला है लेखानुदान कब पारित किया गया जाता है? वोट ऑन अकाउंट कब पास किया जाता है? तो आम बहस के बाद, मतलब जनरल डिस्कशन हो जाता है उसके बाद में। ये बजट से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला है अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेज ऑफ इनैक्टमेंट ऑफ बजट। बजट अधिनियम में निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में रखिए, ठीक है। तो सबसे पहले प्रेजेंटेशन होता है उसका, उसके बाद डिस्कशन होता है, फिर वोटिंग होती है, फिर आता है अप्रोप्रिएशन बिल और लास्ट में फिर उसको फाइनेंस बिल बोल देते हैं। ये 5 1 4 3 2 1 2
3। अगला है बजट के साथ विधायिका को निम्नलिखित में से कौन से दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आर प्रेजेंटेड टू द लेजिस्लेचर अलॉन्ग विद द बजट? तो बजट संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन पत्र भी दिया जाता है, अनुदान मांगों का सारांश दिया जाता है, विनियोग विधेयक दिया जाता है, वित्त विधेयक की दिया जाता है और आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, तो सारे ही दिए जाते हैं। संसद में कटौती प्रस्ताव का स्वीकार्यता की शर्त निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन ऑफ एडमिसिबिलिटी ऑफ कट मोशन इन द पार्लियामेंट? इसका आंसर है यह एक अधिक मांग संबंधित नहीं होता। तो यही वाला नहीं सही है, ठीक है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इट कुड बी रिलेटेड विद मोर देन वन डिमांड कट मोशन। तो एक से ज़्यादा मुद्दे पर भी कट मोशन को डाल सकते हैं, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। बाकी स्टेटमेंट सही है कि एक्सपेंडिचर चार्ट ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, ये में सजेशन बनाने के लिए नहीं होना चाहिए और कोई क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेजेस में नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसलिए ये आंसर उसका हो जाता है।